નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાઠ પહેલો, पत्र एवं डायरी. दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है. पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं. पत्र द्वारा हम जो अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों या कभी अधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं, तब जब आवश्यकता रहती है पत्र लिखने की, तब पत्र द्वारा हम सरलता से अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं. यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, तार यानी कि टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है. पत्र के माध्यम से हम अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं बड़े विस्तार से. पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है. पत्र द्वारा अपने विचार हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दूसरे साधनों की अपेक्षा ये सस्ता है. अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं. हम जब स्कूल में छुट्टी लेते हैं तो हम मोबाइल में एसएमएस द्वारा छुट्टी नहीं ली जा सकती, वहाँ पत्र लिखकर छुट्टी ली जा सकती है. कभी कभार पुस्तकें हमें मंगानी हो कोई बुक स्टॉल से, तो हम वहाँ पत्र द्वारा बुक स्टॉल से अपनी किताबें हम मंगवा सकते हैं. कोई शिकायत करनी हो या म्यूनसिपालिटी में पानी नहीं आता है, गंदा आता है, ऐसी कोई फरियाद करनी हो तो हम पत्र द्वारा ही कर सकते हैं. यहाँ पहला पत्र है, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण देता हुआ पत्र. तो इस पत्र में सबसे पहले अपना एड्रेस आता है. 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210. पिन कोड नंबर है 8 अगस्त 2011. प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है. इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सब को आज निमंत्रण भेज रहा हूँ. पत्र लिखने का कारण विस्तार से तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है. उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे. विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ. यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा. हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं. दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे. मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे. यह जन्मदिन पर निमंत्रण देता हुआ पत्र. तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श. छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार. तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा. यह पत्र समाप्ति के शब्द तुम्हारा मित्र साहिल शाह. पत्र यहाँ समाप्त होता है. यह बधाई पत्र वैसे ही इस तरह है कि सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र. पहला पत्र था जन्मदिन पर निमंत्रण देने वाला पत्र. अब किसी का जन्मदिन हो तब हम उसे बधाई देते हैं, ऐसे पत्र. पत्र के कुछ नियम है जो इस पाठ में दिए गए हैं.
तो इस पत्र में हम देखेंगे तो बारी बारी सब पत्र हैं। पहला निमंत्रण पत्र है, दूसरा पत्र है वो बधाई पत्र है। तो हमारे से छोटे जो होते हैं उन्हें हम सप्रेम स्मरण देते हैं। तो हमसे छोटे होते हैं उनसे हम कहते हैं सप्रेम स्मरण। हमसे बड़े होते हैं उनसे हम आदरणीय पूजनीय के संबोधन किया जाता है। और जो कोई सरकारी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं तो उसे हम माननीय या माननीय वर्ग कहते हैं, श्रीमान कहते हैं। तो यह सालगिरह जन्मदिन पर बधाई का पत्र हम देखते हैं। शांति सदन, उसके मकान का नाम है रावपुरा, उसकी सोसाइटी का नाम है, शहर का नाम है बड़ौदा। 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, प्रिय सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो बहुत सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलो। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी लंबा आयुष्य दे, चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष सुखदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। अब तीसरा पत्र है अवसान पत्र। खेल महाकुंभ में असफल, आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। पत्र लिखने का कारण कि महाकुंभ में, खेल महाकुंभ में असफल हुई। किसमें? चक्र फेंक। सबको आशा थी कि वो पहले नंबर पे आए, लेकिन वो सफल हुई। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। सफलता किसे मिलती है? कि जो ध्येय प्राप्त न हो जाए तब तक वो प्रयत्न करता रहे, उसी को सफलता मिलती है। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी।
अब चौथा पत्र है अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। देखिए, अब पिताजी को पत्र लिखना है जो पूजनीय है, तो उसे संबोधन किया जाता है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। हॉस्टल से पुत्र पिताजी को पत्र लगता है। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मैं भी इस प्रवास में भाग लेना चाहता हूँ। मैं भी इस प्रवास में जाना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। स्कूल द्वारा बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। मनी ऑर्डर शब्द है जो एक स्थल से दूसरे स्थल से हम जैसे पत्र भेजते हैं, पत्र लिखते हैं, वो पत्र जैसे पहुंचते हैं वैसे ही हम पोस्ट ऑफिस में ये पैसे जमा करते हैं और उससे हम एड्रेस लिखते हैं कि यहाँ तक के रुपये भेजना है। तो ये जो डाकिया होता है वो ये मनी ऑर्डर द्वारा ये पैसे रुपये वहाँ से इधर भेज देते हैं। इसे कहते हैं मनी ऑर्डर। अब मनी ऑर्डर से ज़्यादा बैंक व्यवहार ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो गया है, इसलिए मनी ऑर्डर का बहुत कम उपयोग होता है। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया, विद्यार्थी का नाम, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र में के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, छुट्टी देने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। हाजिरी क्रमांक है 25, वर्ग है 8। अब कार्यालय पत्र। किसी कार्यालय में, ऑफिस में हम पत्र लिखते हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान, डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है।
आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। ये कार्यालयी पत्र है। अब व्यावसायिक पत्र हो तो कैसा? तो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, पुस्तक मंगाने के लिए व्यवसाय व्यापार के लिए तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पोस्ट ऑफिस द्वारा। नन्हा कोश पुस्तक का नाम है। नालंदा विशाल शब्द सागर, बृहत हिंदी शब्दकोश, साहित्यिक मुहावरा, लोकोक्ति कोश, जिसके क्रम में लेखक भी है। नन्हा कोश के लेखक है श्री रतिलाल नायक। नालंदा विशाल शब्द सागर का के लेखक है श्री नवल जी। बृहत हिंदी शब्दकोश के लेखक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन डाक काट कर शीघ्र ही VPP वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रतीक्षा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। VPP पार्सल कौन भेज रहे हैं उसका पता नहीं होता है। VPP पार्सल भेजने वाले का पता नहीं होता है, उसमें कृपया जहां पहुंचाना है उसी का पता होता है। इसमें कमीशन काट कर शीघ्र ही कमीशन काट कर भेजने की कृपा करें। वैल्यू प्लेबल पोस्ट द्वारा भेजना। VPP भवदीय प्रतीक्षा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। यह आपने देखा अलग अलग पत्र, मित्र को कैसे पत्र लिखते हैं, उसे कैसे संबोधन करते हैं, अपने से बड़े होते हैं उसे कैसे पत्र लिखते हैं, संबोधन क्या किया जाता है, और व्यावसायिक पत्र और कार्यालयिक पत्र, ये सारे पत्र के नमूने हमने देखे। अब डायरी का क्या महत्व होता है वो देखते हैं। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी अथवा तो दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। प्रतिदिन हर रोज हम क्या करते हैं वो लिखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटना वो कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती। किसी की डायरी हम पढ़ते हैं तो कैसे जीवन जीता है, वो आदमी कैसे है, वो डायरी से हमें पता चलता है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। घटित घटनाओं के साथ उसके मन के विचार भी डायरी में हमें पढ़ने को मिलते हैं, इसीलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी हम प्रतिदिन भी लिखते हैं, साप्ताहिक लिखते हैं, पाक्षिक 15 दिनों के बाद भी डायरी लिखते हो, और कोई डायरी मासिक भी लिखते हैं। डायरी लिखने की विशेषता क्या है? तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, क्रमिकता हो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक। इसमें क्या सार है और वास्तविक होना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी में जो हम लिखते हैं तो डायरी में स्थान, किस जगह से उद्देश्य के लिए लिखते हैं, तिथि, घटना और सच्चाई होनी चाहिए।
डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। इसमें हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बनावटीपन, झूठापन नहीं लिखना चाहिए, अपनी कल्पना के अनुसार नहीं लिखना चाहिए। वो डायरी में चित्रात्मकता नहीं होनी चाहिए। डायरी लेखन के लाभ क्या होते हैं? तो डायरी लेखन के अनेक लाभ है। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जीवन में जो घटना बनी जाती है वो हम देखते हैं, कुछ दिनों तक याद रखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जो डायरी में लिखते हैं, कहीं प्रवास में जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता है, कुछ हम पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, तो हम डायरी में लिख लेते हैं। वो सालों तक जब भी पढ़ेंगे हमें तुरंत वो हमें क्रमिक याद आ जाएगा। ये डायरी का हमें लाभ मिलता है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख हो रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करते हैं उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनही सनही बुराइयों से बचा जा सकता है। हमारे अंदर जो बुराई होती है वो हम डायरी में लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मैंने गलत किया, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। धीरे 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 हमारे अंदर जो बुराई होती है वो खत्म हो जाएगी और हम सच्चाई के पथ पर चलने लगेंगे। ये डायरी का लाभ है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। वो भी उस व्यक्ति के शब्द में हमें ये उसके बारे में जानने को मिलता है। डायरी लेखन के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटना को अपनी डायरी में लिखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, किसी भी विद्यालय में हम पहली बार गए होंगे तो उसका अनुभव आज हमें किसी को कहना पड़े तो हम जो कहेंगे आज वो काल्पनिक होगा, हमारे अनुभव के तौर पर कुछ बड़ा चढ़ा कर कहेंगे। लेकिन डायरी में लिखा हुआ हो तो किस तारीख को गए हैं, कौन सी साल है, कौन सा वार है, कौन से शिक्षक पहले मिले थे, कौन पहले दोस्त बने थे, डायरी में लिखा हो तो हमें क्रमिक याद आ जाता है। इसीलिए डायरी लिखना जरूरी है। और उसके कहीं लाभ भी। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नई विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधान आचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क रुपया आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। यह लिखा होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि पाठशाला का पहला दिन कैसा रहा। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा के उसके एक दिन पूर्व पहले कैसा अनुभव हुआ। तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। अद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, एक बार फिर से पढ़ लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है, फिर भी डर लगता है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। उसे समझाया कि परीक्षा का इतना भी टेंशन मत लो। उसे धीरज रखने को कहा, फिर बिस्तर पर लेट जाने को कहा। बत्ती
बंद कर दी, बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। ये डायरी लिख हो तो हमें पता चलता है कि परीक्षा के एक दिन पहले कैसी हमारी स्थिति होती है। तो ये पाठ यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु।